हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद रेहान यूनिक सक्सेस पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे क्लास 12 की फ़िज़िक्स की। मैं आपको यहाँ क्लास 12 की फ़िज़िक्स का पूरा सिलेबस कराने वाला हूँ। आज हमारी फ़िज़िक्स की पहली क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट यूनिट स्थिर वैद्युत की, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको पहले इस चैप्टर के बेस के बारे में समझाऊंगा, फिर मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा। मैं एक एक चीज़ आपको बोर्ड पर लगवाऊंगा, आप सभी नोट्स बनाते हुए चले साथ में। कॉपी और पेन लेकर बैठे ज़रूर साथ में, और जिस चीज़ को मैं नोट करने को कहूँ उसको आप नोट करते हुए चलें। और स्टूडेंट, वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टूडेंट, आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, विद्युत। विद्युत की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो पूरी दुनिया जो है हमारी, विद्युत जो है हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है, और पूरी जो दुनिया है हमारी वो ऊर्जा से बनी हुई है। पूरा ब्रह्मांड जो बना है हमारा वो ऊर्जा से बना हुआ है। यानी ब्रह्मांड को जो बनाया गया है, जैसे ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना है। तो विद्युत जो है वो एक प्रकार की स्टूडेंट क्या है, ऊर्जा। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि यह स्टूडेंट हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब दो वस्तुओं के बीच में घर्षण कराया जाता है, जब दो वस्तुओं के बीच में घर्षण कराया जाता है तो वह पदार्थ, वह वस्तु हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, और ये घटना जो है यही क्या कहलाती है, हमारी विद्युत कहलाती है। इसके बारे में स्टूडेंट सबसे पहले अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने विद्युत के बारे में सबसे पहले बताया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत के बारे में सबसे पहले बताया था। इनके साथ एक प्राकृतिक घटना होती है कि मतलब ये ऐसा था कि जब मौसम खराब हुआ, ये एक दफ़ा जो पतंग उड़ा रहे थे और मौसम खराब होने की वजह से आसमान में लाइटिंग होने लगी, जिसकी वजह से बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक शौक सा लगा, यानी एक उनको झटका सा लगा। अब उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यहीं से सोचना स्टार्ट किया कि ये आखिर झटका जो लगा, मुझे जो शौक लगा वो किस वजह से लगा, क्या कारण था इसका। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस पर रिसर्च के बाद बताया कि इसका जो कारण था वो घर्षण था। क्या था इसका कारण, घर्षण। यानी जो बादल होते हैं, मान लीजिए ये बादल हैं, जब इनके बीच में क्या हुआ, घर्षण हुआ, यानी ये आपस में एक दूसरे से टकराए तो आसमान में लाइटिंग होने लगी, जिसकी वजह से बेंजामिन फ्रैंकलिन को क्या लगा था, शौक लगा था। और इस घर्षण की वजह से मतलब आसमान में लाइटिंग हुई थी, इसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत का नाम दिया था। इसके बाद में स्टूडेंट बहुत सारे प्रयोग किए गए। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के एक वैज्ञानिक थे थेल्स, जिन्होंने इस पर एक अलग प्रयोग किया। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को किसी ऊनी वस्त्र से, मान लीजिए ये क्या हमारा ऊनी वस्त्र है, ठीक, ये हमारा ऊनी वस्त्र आ गया और ये हमारा अंबर नामक पदार्थ आ गया। ठीक,
थेल्स ने क्या बताया कि जब ऊनी वस्त्र को अंबर नामक पदार्थ से रगड़ा जाता है, यानी इन दोनों के बीच में क्या कराया जाता है, घर्षण कराया जाता है, तो जो अंबर नामक पदार्थ है वो विद्युतमय हो जाता है। विद्युतमय का मतलब समझे आप स्टूडेंट? विद्युतमय का मतलब यह है कि अंबर नामक पदार्थ विद्युतमय हो जाता है, यानी वो हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, अपनी ओर खींचने लगता है। इसी के बाद में बहुत सारे और भी प्रयोग किए गए, जैसे कि इस तरीके से प्रयोग किया गया, जैसे कि मान लीजिए ये ऊनी वस्त्र है और यहां पर हमने एक कांच की छड़ ले ली, और इन दोनों के बीच में क्या कराया गया, अभी मैंने आपको बताया कि इनके बीच में घर्षण कराया गया, यानी जो ऊनी वस्त्र है इसको कांच की छड़ से रगड़ा गया, और रगड़ना ही घर्षण कहलाता है। जब इसको रगड़ा गया तो ये क्या हुआ, कांच की छड़ क्या हो गई, आवेशित हो गई, यानी विद्युत में हो गई है। एक और, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ऊनी वस्त्र लिया, यहां पर अपने आबनूस की छड़ ले लिए। जरूरी नहीं है स्टूडेंट हम ऊनी वस्त्र लें, यहाँ पर बिल्ली की खाल का भी यूज कर सकते हैं हम। अब इन्होंने यहां पर क्या किया कि कांच की छड़ के साथ एक दूसरी और कांच की छड़ रख दी, यानी इस वाली कांच को छड़ को भी ऊनी वस्त्र से रगड़कर इसके पास में रख दिया, और आबनूस की छड़ के साथ आबनूस की छड़ को रख दिया। तो क्या देखते हैं कि ये जो कांच की छड़ है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगती हैं, क्योंकि दोनों ही कांच की छड़ हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी। तो यहाँ और ऐसे ही जैसे ये आबनूस की छड़ है दोनों, ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी, यानी इनके बीच में क्या होने लगा, प्रतिकर्षण होने लगा। तो यहां से क्या पता लगा, यहां से वैज्ञानिकों ने यह बताया कि इन दोनों पर एक सा चार्ज होगा, यानी दोनों पर सेम चार्ज होगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिकर्षित कर रही है। इसी प्रयोग को एक दूसरी तरह से किया, यानी इन्होंने कांच की छड़ के साथ आबनूस की छड़ या एबोनाइट की छड़, यानी एबोनाइट भी एक तरीके का पदार्थ होता है, उसको रख सकते हैं हम, किसी को भी रख सकते हैं। ये हमने आबनूस की छड़ रख दी। तो क्या देखते हैं स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ, इन दोनों के बीच में आकर्षण होने लगा, यानी एक दूसरे को ये क्या करने लगी, अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करने लगी, यानी एक दूसरे को अपनी ओर खींचने लगी। तो यहां से पता चला कि इन दोनों के बीच में आकर्षण होने लगा। तो स्टूडेंट वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जब हमने कांच की छड़ के साथ कांच की छड़ को रखा था तब तो प्रतिकर्षण हुआ था, ऐसे ही हमने आबनूस की छड़ के साथ आबनूस की छड़ को रखा था तब भी प्रतिकर्षण हुआ। जब हमने कांच की छड़ के साथ आबनूस की छड़ को रखा, यानी दोनों अलग अलग ली, तो इनमें दोनों में क्या होने लगा, आकर्षण होने लगा। स्टूडेंट तो यहीं से वैज्ञानिकों ने यह बताया कि जो आवेश है, जिसे हमने इस पर आवेश का नाम दिया है, ये आवेश जो है वो दो प्रकार का होगा, यानी दो प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए कांच की छड़ पर आवेश कैसा मान लिया हमने, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पर कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक, जब मतलब इन पर प्रतिकर्षण हुआ था, यानी यहाँ पर सेम चार्ज होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से इनमें क्या हुआ था स्टूडेंट, प्रतिकर्षण हुआ था। सेम बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हुआ, यानी इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर भी प्रतिकर्षण हुआ। अब बाद में उन्होंने अलग मतलब इसी प्रयोग को दूसरी तरीके से किया, यानी कांच की छड़ के साथ
जब आबलूस की छड़ को रखा तो यानी इस पर चार्ज कैसा था पॉजिटिव, इस पर कैसा होगा निगेटिव, जिसकी वजह से इनमें क्या होने लगा, आकर्षण होने लगा। अब ये तो वैज्ञानिकों ने बता दिया कि जो आवेश है वो दो प्रकार का होता है, यानी एक तो धनात्मक आवेश और एक क्या होगा, ऋणात्मक आवेश। यानी आवेश हमारा कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। कौन कौन सा, धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। ये पता चल गया, लेकिन हम ये नहीं पता लगा पाए, ये नहीं पता चला था हमें इस प्रयोग से कि किस पर धनात्मक आवेश होगा और किस पर ऋणात्मक आवेश होगा। इस चीज को हम समझेंगे स्टूडेंट आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। मैं समझता हूं कि यहां तक आपकी सब समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको समझाया है। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। देखिए आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। ठीक, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। स्टूडेंट अगर बात की जाए कि प्रत्येक पदार्थ जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, कणों से। वो कण जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से, और अणु मिलकर बने होते हैं परमाणु से। मान लीजिए हमारा क्या है, परमाणु है, और ये क्या है, परमाणु भी क्या है, नाभिक है। नाभिक के अंदर आप जानते होंगे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे होते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। एक और हमने परमाणु ले लिया, ये परमाणु की नाभिक आ गई। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित हैं और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगा रहा है। स्टूडेंट जब हम इन दोनों के बीच में घर्षण नहीं कराते हैं तो उससे पहले ये उदासीन होते हैं। उदासीन कैसे होते हैं कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है और उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर होता है। कितना कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। कूलाम जो है वो इसकी यूनिट है, यानी इसका मात्रक है आवेश का। यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है, ये यानी ऋणात्मक होता है। और प्रोटॉन पर कितना होता है, प्रोटॉन पर यही इतना ही आवेश होता है, लेकिन वो धनात्मक होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। जिसकी वजह से क्या, और न्यूट्रॉन की अगर बात की जाए तो वो उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों के बीच में, स्टूडेंट मेरा बताने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर हम इन दोनों के बीच में घर्षण नहीं कराते हैं तो ये उदासीन अवस्था में होते हैं, यानी किसी पर भी कोई भी चार्ज नहीं होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है इतना ही प्रोटॉन पर है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन पर धनात्मक होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यानी उदासीन कहलाएगा। हमारा जो परमाणु कहलाएगा ये उदासीन कहलाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों में घर्षण करा दें, इन दोनों के बीच में क्या करा दें, घर्षण, तो घर्षण कराने से क्या होता है स्टूडेंट, ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक से बहुत कम आकर्षण बल से बंधा होता है, जिसकी वजह से घर्षण कराने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी सतह को छोड़कर इसमें चला जाता है। मतलब अपनी इस सतह को छोड़कर जब घर्षण कराते हैं तो यहाँ चला जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की हो जाती है कमी। और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश। और जब इलेक्ट्रॉन जो अपनी सतह को छोड़कर इसमें चला गया था तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता। जिसकी वजह से यहाँ पर होगा नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश। तो आप ये बात याद रखें कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पर धनात्मक आवेश होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहाँ पर ऋणात्मक आवेश होगा। मैंने आपको स्टूडेंट अभी एक क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि जब थेल्स ने क्या प्रयोग किया था कि अंबर नामक पदार्थ को ऊनी वस्त्र से रगड़ा था, तो उसको हम इसकी मदद से समझते हैं। ऊनी वस्त्र जैसे रेशम का कपड़ा भी मान सकते हैं हम। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र ये ठीक, कांच की छड़ ले लो या मैंने आपको अंबर नामक पदार्थ के बारे में बताया था उसको ले लीजिए। तो हम इसमें से किसको किस पर धनात्मक आवेश बताएंगे और किस पर हम ऋणात्मक आवेश बताएंगे, उसको हम इसके द्वारा समझते हैं। कैसे, जब हमने ऊनी वस्त्र को अंबर नामक पदार्थ से रगड़ा था, यानी इससे क्या किया था हमने, रगड़ा, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, घर्षण बोल सकते हैं। रगड़ना ये मतलब ये घर्षण ही कहलाएगा। यानी जब हमने इन दोनों के बीच में घर्षण कराया था तो क्या हुआ था कि अंबर नामक पदार्थ से जो है इलेक्ट्रॉन निकलकर वो ऊनी वस्त्र में चले गए थे, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हो गई थी अधिकता, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर इसमें गए, यानी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकलकर इसमें चले गए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की हुई थी कमी, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सा होगा, धनात्मक आवेश होगा। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपकी समझ में आ गया कि हम कैसे कैसे बताएंगे कि किसमें धनात्मक आवेश है और किसमें ऋणात्मक आवेश है। तो आप सिर्फ इतना याद रखें कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ पर धनात्मक आवेश होगा यानी पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पर, और जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वहाँ पर ऋणात्मक आवेश होगा। यही हमारा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इसके बारे में मैं जो है ना आपको नोट्स बनवाऊंगा, ये आप बस समझ लीजिए आप इसको। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, आवेश उत्पत्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में। बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आवेश संरक्षण का नियम। आपने केमिस्ट्री में ऊर्जा संरक्षण का नियम तो पढ़ा होगा। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जब हमने दो परमाणु लिए थे और इन दोनों के बीच में अगर हमने घर्षण नहीं कराया था, या हमने ऊनी वस्त्र और अंबर नामक पदार्थ लिया था, अगर हमने उन दोनों के बीच में अगर घर्षण नहीं कराया था तो उससे पहले ये दोनों क्या थे, ये दोनों परमाणु क्या थे, उदासीन थे, यानी इस पर कोई भी आवेश नहीं था।
जब घर्षण कराया तभी तो इन दोनों के बीच में आवेश आया। तो आवेश संरक्षण का नियम यही है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जाती है और ना ही नष्ट की जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है बस। तो यही आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। आवेश संरक्षण का नियम ठीक है स्टूडेंट। अभी मैं इसके नोट्स मतलब आपको लिखवाऊंगा, नोट करवाऊंगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा उसको समझ लीजिए, क्या है कि आवेश का क्वांटमीकरण। इसके बाद हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, आवेश का क्वांटमीकरण। क्या है आवेश का क्वांटमीकरण? ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, Q बराबर एन ई, यानी आवेश की जो कुल मात्रा होती है, ये कुल आवेश आ गया हमारा, वो आवेश का पूर्ण गुणक होती है। पूर्ण गुणक का मतलब ये है यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी, ये प्लस माइनस ले सकते हैं इसको हम, पूर्णांक है हमारा ये। एन की जो वैल्यू होगी या तो प्लस माइनस 1 होगी, प्लस माइनस 2 होगी, प्लस माइनस 3 होगी, यानी पूर्णांकों में होगी। कहने का मतलब मेरा ये यहाँ पर पूर्णांकों में होगी जो एन की वैल्यू है। इसको हम इसे ही हम आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, मैंने आपको इतना बेस समझा दिया है यहाँ तक मैं आपको नोट्स बनवा देता हूँ। मैं बोर्ड पर, आप भी अपनी कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। सबसे पहला टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था, विद्युत के बारे में बताया था। तो आप विद्युत के बारे में लिख लीजिए कि विद्युत किसे कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप, विद्युत। मैंने आपको बता दिया कि विद्युत होता क्या है। आप इसको अब अपने नोट्सों में नोट कर लीजिए, मैं आपको लिखवा रहा हूँ नोट पर। जिस ऊर्जा के कारण देखिए स्टूडेंट, विद्युत किसे कहते हैं, जिस ऊर्जा के कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम विद्युत कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँ, सिंबल कंघी के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, बालों में रोज कंघी करते होंगे। अगर हम कंघी को सूखे बालों से रगड़ें तो क्या होता है, कंघी आवेशित हो जाती है और वो कागज के हल्के हल्के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। ठीक है, तो यही विद्युत कहलाती है। यानी जिस ऊर्जा के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा हुई है, उत्पन्न हुई है, किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे हम विद्युत कहते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में इसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया था, विद्युत आवेश। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के बाद में इसके जो प्रकार हैं, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ाया है। उसके बाद विद्युत आवेश के बाद में मैं उसको लिखवाऊंगा। पहले आप विद्युत आवेश हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत आवेश। इसको आप अपने नोट्स में नोट कर लेना जरूर। विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश एक भौतिक राशि है। क्या है विद्युत आवेश, देखिए स्टूडेंट, विद्युत आवेश
वैद्युत आवेश एक भौतिक राशि है जिसे अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ, यानी आवेश को अगर कोई पदार्थ अर्जित कर लेता है, यानी उसको ग्रहण कर लेता है, तो क्या हो जाता है, वो विद्युत में हो जाता है और विद्युतीय गुणों का प्रदर्शन करने लगता है, विद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है। विद्युत आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। अदिश और सदिश राशियां आपने पढ़ा होगा। अदिश राशियां क्या होती है, सदिश राशियां क्या होती है? अदिश राशियां वह राशियां जिनके पास परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती, वह अदिश राशियां कहलाती हैं। और सदिश राशियां वह होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। इसके एसआई मात्रक की बात की जाए तो वो कूलाम है और विमा इसकी क्या है, 80। स्टूडेंट, विमा के लिए मैं एक आपको अलग वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें बहुत ही मैं आपको ईजी तरीके से बिल्कुल विमा निकालनी सिखाऊंगा। आप फिलहाल में ऐसे लिख लीजिए इसको कि इसकी विमा क्या है, 80 है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। चलिए हेडिंग नोट कीजिए इसकी, इसको आप नोट कर लेना, वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लिया करें, अपने नोट्स में नोट करते हुए चलें। मैंने इसके बारे में आपको समझा तो दिया है स्टूडेंट, अब आप इसको नोट कर लीजिए नोट्स में अपने। हम जानते हैं कि देखिए स्टूडेंट, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक पदार्थ कणों से और कण अणुओं से मिलकर बने होते हैं, और प्रत्येक अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके नाभिक में केंद्रित होता है। ये सारी बात मैंने आपको जब मैं बेस समझा रहा था उसमें बता दी थी, दोबारा और समझ लीजिए। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? एक प्रोटॉन बताया था और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में मैंने आपको धन आवेश बताया था और इलेक्ट्रॉनों में कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉनों में कोई भी आवेश नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, ना ही धनावेशित और ना ही ऋणावेशित, यानी कोई आवेश नहीं होता। नाभिक के चारों ओर विभिन्न स्थिर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मध्य आकर्षण बल का मान बहुत कम होता है, जिसके कारण वो अपनी सतह को छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं। देखिए कैसे जाते हैं वो, अतः बाह्य ऊर्जा की सूक्ष्म मात्रा से। बाह्य ऊर्जा की सूक्ष्म मात्रा क्या है? जब हमने उन दोनों के बीच में घर्षण कराया था तो उनके बीच में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, जिसके कारण बाह्य ऊर्जा की सूक्ष्म मात्रा से इलेक्ट्रॉन नाभिक से मुक्त होकर पृष्ठ पर गति करते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही पदार्थ को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आगे देखिए मैंने लिखवाया है आपको, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन वस्तुओं को आवेशित होने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में यह बता रहा हूँ, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। इस प्रकार पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी तथा दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था आपको, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वहां पर आवेश कैसा होता है, धनात्मक, और जहां इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वहां पर आवेश कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यही हमारा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है। वैसे मैंने आपको बेस जब समझाया था उसमें पूरा समझा दिया था,
लैंग्वेज भी बहुत आसान है, आपकी इजीली समझ में आ जाएगी, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको लिखवाया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था, आवेश संरक्षण का नियम, हम उस पर बात करते हैं। ये आवेश की प्रॉपर्टीज है, ये पहली प्रॉपर्टीज हो गई। अब दूसरी देखिए हम, पहली प्रॉपर्टी ये होगी, दूसरी देखिए हम। हमारे यहाँ मजा। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता। देखिए फिर, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यही आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। लास्ट टॉपिक मैंने आपको क्या समझाया था, आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है, क्या था हमारा अगला टॉपिक, क्या है, आवेश का देखिए क्या आवेश का क्वांटम, देखिए स्टूडेंट, आवेश का क्वांटमीकरण, सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की जो मूल इकाई है, सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई ई के पूर्ण गुणक में होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि Q बराबर जो एन ई है, जहां n कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी n की वैल्यू जहां n बराबर या तो प्लस माइनस वन ही होगा, वन होगा, या प्लस माइनस टू, या प्लस माइनस थ्री, एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो आवेश का मान है या तो प्लस माइनस वन ई होगा, या प्लस माइनस टू ई होगा, या प्लस माइनस थ्री ई होगा, यानी पूर्णांकों में होगा, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, यही आवेश का क्वांटमीकरण कहलाता है। स्टूडेंट, आज की हम अपनी इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, अगला जो टॉपिक है वो रहेगा कूलॉम का नियम। हम अगली क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, मेरी जो क्लास की टाइमिंग है वो सुबह 8 और 9 के बीच में रहेगी, मतलब मेरी आपको डेली क्लास 8 से 9 के बीच में मिल जाएगी। मैं जो आपको ये जितना लिखवा रहा हूँ आप अपने नोट्स में ज़रूर नोट करते हुए चलें, क्योंकि आने वाला जो एग्ज़ाम है 2022 में, अगर आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना नहीं भूलें। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।